आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। हमारे देश के हालात विचित्र हो, हमारी विदेश नीति भी बड़ी अजीब सी लग रही है और विदेश नीति फ्लॉप होती नजर आ रही। आइए हम कुछ बात करते हैं। अभी अभी समाचार आ रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संधि होगी। अंतिम चरण में सारे सब बातचीत हो चुकी, सब कुछ हो चुकी है। यानी भारत और अमेरिका के बीच व्यापार जारी है। जो टैक्स अमेरिका ने लगाए है ना, क्या उसमें कटौती होगी? ये भी एक अहम समस्या। देखने क्या होता है क्या नहीं होता के। अब यहाँ पर अभी एक नया बात सामने आई। जो व्यक्ति अमेरिका में जाकर रहना चाहता था, कुछ अपना व्यवसाय करना चाहता है, तो उसको H-18 वीजा लेना अनिवार्य होगा। मामला अति रोचक है। और अमेरिका ने भारतीयों के खिलाफ एक वहाँ पर षड्यंत्र रच दिया। उन्होंने कहा कि जो भी H-18 बीमा लेगा ना, उसको 88 लाख रुपए किसी भी हालत में देना होंगे। ये शुल्क हो गया अमेरिका का। यानी अमेरिका की नागरिकता आप 88 लाख में खरीद सकते हो। अब ठीक है, जिसको जाना है वो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो देश में बड़ी विचित्र स्थिति है। लोग यहाँ पर खूब धन कमाते हैं और जब अच्छा काला धन बढ़िया हो जाता है तो भारत छोड़कर चले जाते हैं, अन्य देशों की नागरिकता ले लेते हैं। अमेरिका सबसे सक्षम राष्ट्र है, सबल राष्ट्र है, वहाँ व्यापार के अवसर अधिक रहते हैं ना, तो इसलिए भारतीय लोग अमेरिका में की नागरिकता लेना ज़्यादा पसंद करते हैं और ले भी लेते हैं। चलिए ठीक है, अब जिसके करने जो संपन्न है 88 लाख देकर अमेरिकी बन सकता। तो अब हमारे जो ये मोदी जी है ना, जो अहंकारी मोदी जी हैं, जिनमें शर्म नाम कुछ भी है नहीं, और वे तो अमेरिका के हितों के रक्षक हैं। उन्होंने भी यह बात स्वीकार ली, ठीक है, अमेरिका जो कर रहा है वो उचित है। अब जो यहाँ पर 88 लाख रुपए देकर अमेरिका की नागरिकता लेता है ना, और जब मोदी जी जाते हैं तो मोदी 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 चिल्लाने वाले वही लोग होते हैं। वहाँ जाते हैं, उनकी खूब प्रशंसा करते हैं, सारा न जाने क्या क्या बात होते हैं, प्रायोजित कार्यक्रम होता है, और मोदी जी अपनी प्रतिष्ठा को वैश्विक स्वरूप देने की पहल करते हैं। कीजिए भाई, आप कीजिए, जो करना है आप कीजिए, और आपकी प्रतिष्ठा भारत में क्या है ये सबको पता है। तो अब जो अमेरिका ने H-18 वीजा को लेकर जो 88 लाख रुपए थोपे हैं ना, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है और ना कोई उठाएगा, और उठाने का अधिकार भी शायद किसी को है नहीं और किसी ने पहल भी नहीं की। अब जो भी है आपने किया, करते जाइए, अब क्या कह सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। जो बात जनता के सामने रखना होती है वो रख देते हैं। अब ये तो जनता को भी सोचना है, समझना है कि क्या है। और जो मोदी जी के स्वरूप पर सारा स्पष्ट होगा कि वे अमेरिका के हितों के रक्षक हैं, उन्हें भारतीयों के हितों से कोई सरोकार नहीं। चलिए अब हम दूसरे बिंदु की बात करें। यहाँ पर सरकार और न्यायालय अनेक प्रकार के निर्णय ले लेते हैं, और वह निर्णय मानवीय होते हैं, मानवीय करना पड़ता है। अनेक निर्णय तो है ना, और अनेक कानून तो अध्यादेश लाकर ही बना दिए जाते हैं। आप बनाए, सरकार बहुमत है ना, तो बहुमत के आधार पर वो अपना जितना आतंक फैलाना चाहते हैं वो फैला देते हैं। किंतु अब ये भूल जाते हैं कि हमारे देश की जनता को भी एक विशेष अधिकार है
कि वो सरकार के और न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, और करना भी चाहिए, किंतु ऐसा हो नहीं रहा। हम आंख मीच कर सारे निर्णय स्वीकार कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं न्यायिक निर्णयों की। चाहे छोटी से छोटी और सुप्रीम कोर्ट की तक की अदालत हो, उसका जो न्यायिक निर्णय है कि हम समीक्षा कर सकते और करना भी चाहिए, किंतु अब उसका आधार होना चाहिए। उसका आधार क्या हो, इस पर हमें विचार करना बहुत जरूरी है। नंबर एक, न्यायिक समीक्षा की समीक्षा का आधार जनहित होना जरूरी है, राष्ट्रहित होना जरूरी है। यदि कोई भी निर्णय का ये आधार नहीं होगा ना, तो हम उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब कोई भी निर्णय होते हैं ना, न्यायालय में निर्णय होते हैं, वो साक्ष्य के आधार पर होते हैं कि आपने ये साक्ष्य दिया कि नहीं, ये साक्ष्य रखा कि नहीं, ये साक्ष्य रखा कि नहीं, और नहीं रखा। और साक्ष्य के अभाव में खतरनाक अपराधी तक बरी कर दिए जाते। मालेगांव ब्लास्ट का मामला आपके सामने है, और भी अनेक मामले सामने हैं जिनमें अपराधी बरी कर दिए गए क्योंकि साक्ष्य नहीं था। साक्ष्य के अभाव में अपराधी बरी हो जाते। गोधरा कांड में भी जितने अपराधी थे, बलात्कारी थे, वो थे सब बरी हो गए क्योंकि उनका कोई साक्ष्य नहीं था। अब ये साक्ष्य की प्रस्तुति की जवाबदारी किसकी है? जो भी जांच एजेंसी या अनुसंधान करता शिकायत की जब जांच करता है, तो उसको बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच करना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। जांचकर्ता प्रभावित होकर कहीं ना कोई ऐसे पॉइंट छोड़ देता है कि जो अपराधियों की मदद करता है, उनका मददगार हो जाता। तो अब आखिरकार इसकी कैसे समस्या का समाधान होगा? मान लीजिए अनुसंधान अपूर्ण है या पक्षपाती है, तो उसका विरोध कैसे होगा? और जिसने भी पक्षपातपूर्ण अनुसंधान किया है ना, उसके लिए सजा क्या होगी? ये भी मामला बड़ा गंभीर है, सोचने की बात। अतः अब न्याय प्रक्रिया में एक विशेष नियम आना चाहिए कि यदि किसी भी अनुसंधान में त्रुटिपूर्ण अनुसंधान के साक्ष्य सामने आते हैं, बात सामने आती है, तो अनुसंधानकर्ता पर कार्रवाई होना चाहिए और कठोर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि अनुसंधानकर्ता किसी भी प्रभाव में ना आकर न्यायपूर्ण सच्चा अनुसंधान करे। जो घटना घटित है ना, उसके संबंध में सभी साक्ष्य को विवरण प्रस्तुत करे, किंतु ऐसा होता ही नहीं है। तब इसके लिए समस्या क्या की जाए? मामला अति रोचक है। अब जैसे वोट चोरी का मामला है, अरे इतने सब साक्ष्य रख दे, सब कुछ हुआ गया, फिर भी कोई को मानने को तैयार नहीं। मान लीजिए कोई एक संस्था है, जैसे चुनाव आयोग है, उसका दायित्व है कि निष्पक्षता बरतना, संविधान में भी वर्णित है, किंतु वो बरत नहीं रहा, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए? अब न्यायालय में विचाराधीन चलता रहता है, वो उड़ता रहता है। हम भी देख रहे हैं कि कितनी तारीखें लग गई और फिर भी न्याय नहीं होने पाया। अरे आपके सामने साक्ष्य गए, प्रमाण गए, तो आप तुरंत निर्णय दे दीजिए, क्यों निर्णय में विलंब होता? किंतु ऐसा होता नहीं है। ये भी एक हमारी न्याय विधा का कमजोर पक्ष है। और मान लीजिए एक साक्ष्य आया, तो झूठे फर्जी साक्ष्य भी तैयार हो जाते हैं। प्रकरण में जब सुनवाई होती है ना,
तो उसमें झूठी गवाही भी हो जाती है, झूठे शपथ पत्र भी आ जाते हैं। झूठे शपथ पत्र के लिए तो सजा है, किंतु जो भी व्यक्ति झूठे गवाह दे, झूठे बयानबाजी करे, उस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा भी एक कुछ नियम आना चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति कोर्ट के सामने अपने बयान देना वो पूर्णतः सत्य हो। नहीं तो हमने देखा कि जो लोकायुक्त इतने भ्रष्टाचार के प्रकरण पकड़ती है, साक्ष्य देती है, और साक्षी लालच में आकर अपने बयान बदल लेते हैं और भ्रष्टाचारी बच जाता। ये इस मामले पर हमें बड़े गंभीरता से सोचना पड़ेगा और न्यायालय को भी गंभीरता से सोचना। और यहाँ पर एक बात और बता दूं कि मान लीजिए साक्ष्य फर्जी निकला, उसने गलत गवाह दे दी, या अनुसंधान अपूर्ण रहा, और उसका लाभ क्या होता है, अपराधी को मिल जाता है। किंतु जो न्यायाधीश है उसको अपना स्वविवेकाधिकार का उपयोग करते हुए भी प्रकरण की गहराई को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि नहीं ये ऐसा हुआ कि थोड़ा सा यदि विवेकाधिकार का प्रयोग कर लिया ना, उपयोग कर लिया ना, तो भी न्याय, सच्चा न्याय मिल सकता। अब यहाँ पर कितने न्यायाधीश अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हैं या नहीं, ये तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, अब कुछ न्यायाधीश जरूर विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए पाए गए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मोदी जी की फर्जी डिग्री है। अरे फर्जी डिग्री है, आए आपको मान लीजिए कि हम सब जो भी कहीं नौकरी पे जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो डिग्री अपनी प्रस्तुत कर देते। डिग्री को निरधिकार तो है नहीं, वो तो एक प्रमाण है कि हाँ आप इतने शिक्षित आपने यह किया। तो जब मोदी जी की डिग्री का मामला आया तो न्यायालय ने क्यों कहा कि अरे निर्णय दे दिया कि ये डिग्री बताने की जरूरत नहीं है, ये निजी है, ऐसा हो नहीं सकता। ये यदि सार्वजनिक डिग्री है और जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रमों में होता है, जिसको कि हमारे रोजगार देने में होता है, वो निजी नहीं होती है, वो सार्वजनिक होती है। तो इस संबंध में भी कठोर निर्णय होना चाहिए। तो यहाँ पर न्यायाधीश ने जो मामला किया ना, वो बड़ा विचित्र रहा। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बारीकी से जांच की, सारा पक्ष देखा, तो मोदी जी की डिग्री को फर्जी घोषित कर दिया। अब कर दिया, हो गई फर्जी डिग्री, उसमें क्या दिक्कत है। तो जब यदि न्यायाधीश स्वविवेकाधिकार का उपयोग भी करने लगेंगे ना, तो सच्चा न्याय आराम से मिल सकता। ये भी एक बड़ी अहम समस्या है हमारी न्याय विधा में, एक बहुत बड़ा संकट सा है। तो इसको भी दूर करना जरूरी है हमारी न्याय व्यवस्था को स्वस्थ बनाने के लिए। अब तीसरी बात हम एक चर्चा करते हैं कि हमारे देश में धर्म के नाम पर बड़े विचित्र खेल हो रहे। न जाने कैसे कैसे खेल होते हैं, क्या क्या छात्र ठगी होती है, और न जाने क्या क्या कांड होते हैं। हमें सब कुछ पता, न्यायालय को भी पता है कि यहाँ आराधना स्थलों के नाम पर किस प्रकार के घिनौने कृत्य किए जाते हैं, कुकृत्य किए जाते हैं, धनखोरी की जाती है, उनके नाम पर ठगी की जाती है, अनुष्ठान के नाम पर ठगी की जाती है। तो आज एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, मगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया। उसने स्पष्ट कहा कि आराधना स्थल में जितने भी चंदा आता है, चढ़ोतरी आती है, उसका हिसाब किताब रखा जाना चाहिए, और चंदे का और चढ़ोतरी का 80% उपयोग जनहित में के लिए होना चाहिए। जैसे अस्पताल है, स्कूल है, कोई कोई गरीब परिवार है, तो उसके हित के लिए होना चाहिए, उनकी मदद और सेवा के लिए होना चाहिए। किंतु यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। राम मंदिर से लेकर यहाँ के छोटे से छोटे मंदिर में चले जाइए, और यहाँ पर जो जितने अनुष्ठानक है ना, उनका भी जरा हालत देख लीजिए, बड़ी विचित्र है। चढ़ोतरी और जो चंदे का, सारा माल हजब कर लिया जाता।
अब तो इसके लिए भी कानून तो बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया और यहाँ तक कह दिया कि यदि हमारे इस आदेश का पालन नहीं हुआ ना तो ये मानहानि माना जाएगा और मानहानि का प्रकरण चला जाएगा। इसका कुछ नहीं। अब ये आखिरकार चंदे का हिसाब कौन रखेगा, चढ़ोतरी का हिसाब कौन रखेगा, ये भी एक समस्या है। तो अब इसके लिए भी कठोर नियम होना चाहिए कि प्रतिदिन चढ़ोतरी कितनी हुई, चंदा कितना आया, उसका सबका विवरण होना चाहिए और उसका 80% हिस्सा है ना जनहित के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए और उसका मासिक ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट भी हो और उसका मासिक ऑडिट होना जरूरी है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो कितनी चढ़ोतरी आई, कितना चंदा आया, उसमें से कितना व्यय हुआ और कितना जनहित में खर्च किया गया। जनहित में खर्च नहीं किया तो वो जनहित सुरक्षा राशि में वो अमाउंट जोड़ा जाएगा। ऐसा एक नियम होना चाहिए, मगर अभी है नहीं ऐसा नियम। यहाँ तो हमने देखा है कि गटरों पे मंदिर हैं, सड़कों पे मंदिर हैं, वहाँ पर अथाक चढ़ोतरी आती है, सारी चढ़ोतरी देवताओं के दलाल खा जाते हैं। वे कभी नहीं करते हैं, जनहित में कोई काम नहीं करते हैं, बस कैसे अंधविश्वासी जनता को लूटना और अपना घर भरना, ये उनका लक्ष्य रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो दे दिया, अब इसमें जो थोड़ी बहुत जो कमियां रह गई थी ना कि ऐसी व्यवस्थाएं हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, अब ये भी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चय कुछ न कुछ तो आदेश देगी, ये अब राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। ठीक है, ये मामला भी एक बड़ा अपने आप में विचित्र रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया, होना चाहिए। ये हमने जो एक ही बात की। अब आइए हम यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात करते हैं। हमारी सरकार, जो भारत सरकार है ना, वो अपनी विदेश नीति की खूब तारीफ करती है, खूब तारीफ करती है, इतनी तारीफ करती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। परंतु सारे हमारी जो ये नाटकबाजी है ना, खिलाफ हो गई। पहलगाम हमले के समय जब हमने पाक पर आक्रमण किया ना, हमारे साथ 1-2 राष्ट्र ही खड़े थे। इसका मतलब हुआ कि हमारी विदेश नीति खिलाफ हो गई। और हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा संधि की और संधि में स्पष्ट कहा गया कि यदि सऊदी में पर हमला होता है तो उसमें पाकिस्तान की सेना जाके लड़ेगी, उसकी रक्षा करेगी। और यदि पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी की सेना जाकर उसकी रक्षा करेगी, उसके पक्ष में लड़ेगी। हुआ नहीं है। अब ये तो फिर भारत के लिए चिंता की बात होगी। अब हम आगे क्या करेंगे? अभी सऊदी में अभी जो इजराइल के खिलाफ युद्ध हो रहा है ना, उसमें सऊदी अरब ने अपने 25,000 सैनिक लड़ाई के लिए उतार दिए। अब सऊदी और इनके पास में परमाणु बम तो है नहीं, परंतु सुरक्षा संधि के अंतर्गत पाक ने अपने परमाणु बम सऊदी अरब राष्ट्रों को दे दिए। अब उनका उपयोग होगा। जो पाकिस्तान से जो संधि हुई है ना, वो सार्थक होती नजर आ रही है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। इस पर भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा ना। तो कुल मिलाकर हमारी विदेश नीति खिलाफ हो गई। हम अमेरिका का विरोध नहीं कर सके। अब ये सऊदी हमारा जो अच्छा दोस्त था, अच्छी बात करती थी, वो भी हमारे खिलाफ चला गया। और रूस, अभी आपको हमारे यहाँ के मोदी गोदी मीडिया ने समाचार छुपा दिया कि पुतिन ने भी कहा है कि यदि भारत ने अपना व्यवहार नहीं सुधारा, चरित्र नहीं सुधारा ना, तो हमने जितने समझौते किए हैं वो सब रद्द कर दिए जाएंगे। वाह, जो रूस हमारा कभी से दोस्त रहा, उसने भी ऐसी घोषणा कर दी। इसका मतलब ये हो कि हमारी विदेश नीति खिलाफ हो। अब क्या किया जाए, किसको कहा जाए? पूरे जो विश्व में अपना डंका बजाना कि अरे मोदी मोदी मोदी, जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, लोकप्रिय विश्व के सर पे लोकप्रिय नेता है, ये आपकी लोकप्रियता, ये आपकी नीति के परिणाम हमने गिना दिए।
अब इन पर ये कोई परिकल्पना नहीं है, जो हुआ है हम तो वही बता रहे हैं। तो फिर अब भैया हमारी विदेश नीति कहाँ कैसे रही, क्या होगा अब इस विदेश नीति का, कौन सुधारेगा? या हमारे भारत सरकार की कमजोरी रही कि हम मजबूत विदेश नीति नहीं बना सके? अब इसके लिए भी बड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा। तो अब जो यहाँ पर हो रहा है ना, जो भी हो रहा है सब ठीक है। ये हमने जो 2, 3, 4 मुद्दे आपके सामने रखे हैं ना, इन मुद्दों पर हम सबको गंभीरता से सोचना। अब तो हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, हर जनता को विवेकवादी बनना पड़ेगा और सकारात्मक विवेकवादी बनकर इन मुद्दों पर हमें गंभीर रूप से एक्शन लेना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, ताकि हम शोषण से बच सकें, अन्याय से बच सकें, राष्ट्र की रक्षा कर सकें। ये हमने जो बिंदु प्रस्तुत किए ना, ये आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।